सुप्रभात। मैं दीप्ति दवे, आपकी संस्कृत विषय अध्यापिका संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। हम आए दिन प्रतिदिन संस्कृत के हिंदी के कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी भाषा में जो कई शब्द का प्रयोग किया जाता है वे शब्द जो है वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो आइए सबसे पहले वर्णों को जानते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण यानी अक्षर। मान लीजिए हमने एक वाक्य बोलते हैं हम लोग, रामः पठति। ये हमारी संस्कृत भाषा का एक वाक्य है। ये इस वाक्य को अगर विश्लेषण किया जाए तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे ही अनेक वाक्य जो हम लोग प्रतिदिन बोलते रहते हैं वे शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और यही शब्द जो है वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो बात करते हैं रामः शब्द की। यहाँ पर देखिए, रामः शब्द भी कई वर्णों से मिलकर बना है। इस शब्द का हम जो वर्ण विच्छेद करते हैं तो र, आ, म, अ, यानी कि एक शब्द जो बना है वह चार वर्णों के संयोग से बना है। इन सब वर्णों को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, क्योंकि अब इनके टुकड़े कर पाना संभव नहीं है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी सबसे लघु इकाई है। इस भाषा की सबसे छोटी इकाई, लघु इकाई को ही वर्ण कहा जाता है। इन्हें हिंदी में अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। भाषा जो होती है दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। लिखने वर्ण को जिस रूप में लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के कुछ वर्ण निश्चित होते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की वर्णमाला एक है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी और संस्कृत की एक ही वर्णमाला है, केवल कुछ जो है वर्ण अलग अलग है। आइए संस्कृत की वर्णमाला से परिचित होते हैं। वर्ण के दो भाग हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वरों की बात करते हैं। स्वर, इसका नाम स्वर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये स्वयं अपने राजा होते हैं। स्वरा राजन्ते, यानी इनके उच्चारण के लिए हमें अन्य किसी वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, तो उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर कुल 13 है, ठीक है, और व्यंजनों की संख्या होती है 33। यानी संस्कृत में स्वर 13 और 33 व्यंजनों को मिलाकर कुल 46 वर्ण होते हैं, 46। सबसे पहले हम स्वरों को जानते हैं। स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है प्रमुखतया, लेकिन कक्षा 7th में जब हम बड़ी कक्षाओं की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं स्वरों के 4 भेद बताए गए हैं। स्वरों के 3 प्रमुखतया जो भेद हैं वो है ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ये स्वर के प्रमुख 3 भेद हैं। आइए सबसे पहले हम वर्णमाला को दोहराते हैं। तो वर्णमाला में भी हम देखते हैं सबसे पहले स्वरों को क्रम में रखा गया है, क्योंकि ये बिना किसी संयोग से बोले जाते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, री। अब यहां ध्यान देने की बात यह है, संस्कृत के अंदर जो ह्रस्वरी और दीर्घरी दोनों होते हैं। हिंदी में जो होता है केवल ह्रस्वरी होता है,
इसको लिखने का भी तरीका देख लीजिए। इसमें एक गांठ के साथ उल्टा जो ह बना है और यहाँ पर 2 गांठ दी गई है, इसलिए ये दीर्घ है। फिर है री, ये भी संस्कृत में एक जुड़ा हुआ अन्य वर्ण है। ए, ऐ, ओ, औ। आप हिंदी की वर्णमाला में इन स्वरों से परिचित होंगे। केवल हमने 2 नए वर्ण जो है आज इन वर्णों से हम परिचित हुए हैं। अब इनको किस रूप में बांटा जाएगा? ह्रस्व कौन से है, दीर्घ कौन से है, संयुक्त कौन से है? ह्रस्व यानी एक मात्रिक वर्ण, जिसमें बोलने में, उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगता है, यानी एक पलक झपकने का समय लगता है। तो आप खुद अगर इसका उच्चारण करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा, हमें जो है इसमें अंतर समझ आ जाएगा। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, री, रि। फिर बारी आती है ए, ऐ, ओ, औ। यानी हम उच्चारण करके भी इनको समझ सकते हैं। अगर आप इनका सही उच्चारण कर पा रहे हैं तो इन्हें सही पहचान पाएंगे और इनको सही भी लिख पाएंगे। कई बार बच्चों की और अभिभावकों की यानी लिखते समय ये प्रॉब्लम आती है या समस्या आती है कि हमें मात्राओं का पता नहीं चलता मैम, जो श्रुतलेख लिखते हैं। तो अगर आप इनका बार बार अभ्यास करेंगे तो इन्हें न केवल आप अच्छी तरह से बोल पाएंगे, इनका उच्चारण सही से कर पाएंगे, बल्कि इन्हें सही से पहचान कर सही तरह से लिख पाएंगे। यानी कि जो लिखने की समस्या जो आती है मात्राओं का, उसमें भी आपका उसका निवारण मिल जाएगा। तो ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आप मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। अ, इ, उ, रि और ऋ। यानी ये जो 5 वर्ण है ये ह्रस्व वर्ण है। अ, इ, उ, रि, ऋ। अब इन्हीं का दीर्घ रूप यानी जिन्हें बोलने में हमें 2 मात्राओं का समय लगता है, द्विमात्रिक जो वर्ण है वो होते हैं दीर्घ स्वर। ये है आ, ई, उ, री, यानी 4 वर्ण। आ, ई, उ, री। इन्हें हमें बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगा है, इसलिए ये द्विमात्रिक है। बाकी जो बचे 4 वर्ण हैं ये है संयुक्त व्यंजन, सॉरी संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इनकी संख्या भी 4 है। ए, ऐ, ओ, औ। आइए इनको एक बार हम लोग वापस से गिन ले, इनका योग कर ले। क्या हम लोग सारे स्वर हमने पढ़ लिए हैं? अ, ई, उ, री, ऋ। इनकी संख्या 5। दीर्घ स्वर 4 है। आ, ई, उ, री। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। अगर हम इनका योग करते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी संख्या है 13। यानी कुल हमने सारे स्वरों को देख लिए, पढ़ लिया है। ए और ऐ ये होते हैं अ और ई के योग से बने होते हैं। वैसे ही ओ जो बनता है वो बनता है ई, अ और उ के योग से, इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अ और उ मिलके बना ओ। जब ओ का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ जो होते हैं गोल बन जाते हैं। ओ। अ और बड़ा औ, ये उच्चारण होता है औ। तो इसको आपको अगर आप सही उच्चारण कर पाएंगे तो अ, औ इसका अंतर जान पाएंगे। ठीक है, यानी छोर और छौर। ठीक है, सोर और सोर अपने आप मात्राओं में आप पहचान कर पाएंगे। ए और ऐ ये भी अ और ई से मिलके बने ऐ, और बड़ा अ और दीर्घ ई जो है इनके मेल से बनेगा ऐ। थैला, थैला। तो जब हम थैला बोलेंगे तो उसका मतलब है वहां पर द्विमात्रिक लगाना है। आइए अब हम व्यंजन के बारे में जान लेते हैं।
व्यंजन यानी जिन्हें उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों के समान ही व्यंजनों के भी 3 प्रकार हैं, यानी इनके भी 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, सबसे पहला भाग है स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। और व्यंजनों का तीसरा और अंतिम भाग ऊष्म व्यंजन, वह कहलाता है ऊष्म व्यंजन। इनकी कुल संख्या 25 होती है। अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्म भी 4 होते हैं, यानी इन सबको अगर जोड़ा जाए तो इनके योग से बनते हैं कुल 33 व्यंजन। आइए सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को जान लें। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करते समय जिह्वा जो होती है हमारे मुख विवर के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन के अंदर आप अगर उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे हमारे मुख विवर के अनेक भाग हैं और उसमें हमारी जिह्वा और हवा जो होती है वो स्पर्श करके निकलती है। सबसे पहले होता है कंठ। कंठ, अगर आप यहां से उच्चारण करेंगे कुछ स्वरों का, वर्णों का, तो पाएंगे यहाँ पर हमें कुछ जो है भाग हमें हिलता हुआ नजर आता है, अंदर से जो है गति करता है और वो हमें बताता है यहाँ से हमें जो व्यंजन उच्चारण कर रहे हैं, जैसे कि क, तो आपको अंदर से ऐसा लगेगा कोई दबाव हमारे गले पर आ रहा है। क। अब जो मूल रूप से व्यंजनों को लिखा जाता है उनके नीचे इस तरह से हल बना दिया जाता है, जैसे कृषक का हल होता है इस प्रकार से, इसी तरह से क। दूसरा है ख, ग, घ और ड़। क्या? ख, ग, घ, ड़। आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपको लगता है हमारे कंठ के ऊपर दबाव आ रहा है। दूसरा है तालु। तालु से उच्चारित होने वाले सबसे पहले तो बात यह है तालु होता क्या है। कंठ के बाद में हमारे मुख में जहां से हवा निकल रही है, जो उच्चारण बनाने वाले हैं, वर्णों का रूप बनाने वाले, तो वो है तालु। तालु होता है हमारे मुख विवर के अंदर के दांत के पीछे का भाग और जीवा के नीचे का भाग। तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण है च, छ, ज, झ, य। च का उच्चारण अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे हमारी जिह्वा जो है तालु को स्पर्श कर रही है। च, छ, ज, झ, य। अब हम आगे बढ़ते हैं मूर्धा। अब प्रश्न यह उठ रहा होगा मैं मूर्धा क्या होता है? मूर्धा है हमारे मुख विवर का ऊपरी भाग। अब अगर आप कुछ वर्णों का उच्चारण करेंगे, हम प्रायः जब इनका उच्चारण करते समय हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी जो है जिह्वा कितना प्रयास करती है और हम अनायास ही इन वर्णों का उच्चारण करते समय अपने आप जो है जिह्वा को ऊपर ले जा रहे हैं। कभी तालु को स्पर्श करते हैं, कभी हम मूर्धा को स्पर्श कर लेते हैं। आइए देखते हैं मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। मूर्धा से उच्चारण होने वाले है वर्ण ट। आप खुद मेरे साथ उच्चारण करके देखिए ट। जब मैंने ट बोला तो ट में मेरी जिह्वा ऊपर जा रही है। ठ अपना फोर्स से जो है जिह्वा ऊपर से मूर्धा को टच करके नीचे आती है। ट, ठ, ड, ढ, ण। इस तरह से हमने पाया कि मूर्धा से जिह्वा जब टच होकर आ रही है तो इन वर्णों का उच्चारण करती है। फिर है दंत। दांत, ये जो दांत पंक्ति हमारी दिखाई दे रही है, इससे भी उच्चारित होते हैं वर्ण।
उच्चारण करते समय हमें व्यंजनों को, इस जीवा को हमें कहीं न कहीं से स्पर्श करना पड़ता है। देखिए वो कौन कौन से हैं? त। जब मैंने त बोला तो मेरी जीवा जो है दांत के अग्रिम भाग को स्पर्श करके वापस आएगी। त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न। अंतिम है ओष्ठ। ओठों से भी कुछ वर्ण व्यंजन जो है उच्चारित किए जाते हैं। कैसे देखते हैं? आप खुद मेरे साथ उच्चारित कीजिए। प, फ, ब, भ, म। तो आपने पाया कि उच्चारण करते समय हमने होठों का कितना प्रयोग किया है। यानी ये जो संस्कृत भाषा जो है हमारी कितनी वैज्ञानिक है, इसीलिए तो इन सभी स्पर्श व्यंजनों का भी प्रयोग हमारे मुख विवर के आधार पर किया गया है। ओष्ठ वाले हैं प, फ, ब, भ, म। इसीलिए इनका स्वरों के बाद जब क्रम आता है वर्णमाला में, तो कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ, इस प्रकार से इनको क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। और इन वर्णों के सुंदर रूप को कहते हैं वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला में भी सुंदर सुंदर वर्णों रूपी मोतियों को एक क्रम में, एक सुंदर माला के रूप में पिरोया जाता है। आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन की तरफ। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, इन्हें भी हम जान लेते हैं। ये स्वरों और व्यंजनों के बीच के होते हैं, यानी कुछ न कुछ जो है स्वरों से सामीप्य रखते हैं। जैसे ई से सामीप्य रखने वाला वर्ण है य, र से सामीप्य रखने वाला है र, मूर्धा जा से होता है। ल, री जिसे होता है री, ऋषि से सामीप्य रखता है ये, इसलिए र। री, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, री भी एक जो है स्वर है, उससे सामीप्य रखने वाला ये व्यंजन है ल। और व, ये ऊ से सामीप्य रखता है, ये है व, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वरों के समान है लेकिन स्वर नहीं है, और ये पूर्णतया व्यंजन की तरफ भी नहीं है, इसीलिए य, र, ल। अंतः स्थिति, अंतः स्थित है। अगला है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन जैसे कि नाम से ही पता है, ऊष्मा देने वाला, ऊष्मा यानी गर्मी देने वाला। तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं ना जिन्हें हम बोलते समय हमारे मुख में गर्मी पैदा हो जाती है। गर्मी का मतलब इतना नहीं है कि हमारा मुंह गर्म हो जाएगा, जल उठेगा। केवल कुछ समय के लिए हमें अनुभूति होती है कि वो हमें ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं। आइए ऐसे कौन से वर्ण जान लेते हैं। श, 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 ह। अब कई बार इनके प्रयोग में भी आप लोगों को असावधानीवश आप श का श और स कर देते हैं। इनका उच्चारण भी अलग है, इनका उच्चारण स्थान भी अलग है, और इनको लिखने का तरीका भी अलग है। कैसे है, आइए इस समस्या का भी निराकरण हमें आज इस पाठ के साथ मिल जाएगा। श, ये श जो है ये है आपका तालव्य श। स, ये जो स है ये दंत्य स है, स, सड़क। तो हमारा दांत के साथ जीवा स्पर्श करके निकलती है। ये है श, मूर्धन्य श, ठीक है, श। तो आप इनका उच्चारण अगर बार बार करेंगे तो श, श, स, इनको लिखने और बोलने की समस्या से भी आप निजात पा लेंगे। ह, इसका उच्चारण विसर्ग की तरह होता है। तो आपने पाए, देखिए श, श, स, ह, इन ऊष्म व्यंजनों के साथ संपूर्ण व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। आइए एक बार हम लोग इस पूरे पाठ को फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण, वर्ण यानी भाषा की सबसे लघु इकाई। फिर हमने वर्णों को 2 भाग में बांटा, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हमने स्वरों को जाना। स्वरों के हमने देखे 3 भेद होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व दीर्घ जो है दीर्घ से कम प्रयास वाले होते हैं, जिन्हें उच्चारण करने समय कम समय लगता है, और ये एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ जिन्हें ह्रस्व से उच्चारण करने में अधिक प्रयास लगता है, और ये द्विमात्रिक होते हैं। संयुक्त वे वर्ण होते हैं जो ह्रस्व
विश्व के दो वर्णों से मिलकर बने हैं। इसको हमने भी जाना कैसे बनते हैं, अ और उ मिलके बना ओ, अ और ई मिलके बना आई। ह्रस्व की संख्या है 5, दीर्घ स्वरों की संख्या है 4 और संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ, इ, उ, रि और ऋ, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर हैं आपके आ, ई, उ और री, दीर्घ री। संयुक्त स्वर जैसे कि मैंने बताया ये अ और उ मिलके बने हैं ओ, अ और उ, दीर्घ का उ मिलके बने औ। उसी तरह से अ और ई मिलके बने आई, अ और दीर्घ ई मिलके बने आई। इस प्रकार से ये 4 संयुक्त स्वर है और इनको हम योग करके देखते हैं। 5 और 4 9 और 3 13, यानी कुल 13 स्वर हमने इसी के साथ जान लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वर्ण के दूसरे भेद की तरफ, व्यंजन की तरफ। मैंने बताया व्यंजनों की संख्या सबसे पहले 33 होती है। सबसे पहले इसके 3 भागों को जान लेते हैं हमने आज देखा सबसे बड़ा भाग जो होता है व्यंजन का वो होता है स्पर्श व्यंजन और इसमें कुल वर्णों की संख्या होती है 25। अलग अलग स्थानों से उच्चारित होने वाले ये वर्ण जो है उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। कंठ्य वर्ण, तालु, जिनके तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। फिर हमने अंतस्थ 4 वर्णों को सीखा। फिर हमने आज की कक्षा में देखा 4 पुष्प व्यंजन। इसी पाठ के साथ हमने 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 पुष्प व्यंजन के साथ कुल 33 व्यंजनों को जाना। स्वरों और व्यंजनों के मेल से कुल ये 46 पूरे वर्ण होते हैं जिसे संस्कृत की वर्णमाला बनती है। अभी हमने इससे पूर्व देखा वर्णों के जो है दोनों भागों को देखा, स्वर और व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण भी अलग अलग स्थान से होता है, यानी उच्चारण स्थान। तो प्रश्न ये उठता है उच्चारण स्थान होता क्या है। वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है या वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के जिस भाग को स्पर्श करके जाती है वही वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इससे पहले हमने वर्णों को दोनों भागों को देखा, स्वर और व्यंजन। तो प्रत्येक जो वर्ण होता है उच्चारण करते समय हमारे मुख के किसी न किसी भाग से वायु को स्पर्श करते हुए निकलता है। जो हमारे कंठ जनित से वायु जो निकलती है वह हमारे मुख विवर के कहीं न कहीं भाग को स्पर्श अवश्य करती है और उसी भाग को जनित उन वर्णों को उसी का नाम दिया जाता है। किस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि क ख ग घ ड़। मैंने इन वर्णों का उच्चारण किया तो हम पाते हैं कि ये वायु जो होती है हमारे कंठ भाग को दबा रही है। फिर है च छ ज झ य। तो इनका उच्चारण करते समय हमने पाया कि ये हमारे तालव्य भाग को स्पर्श करते हैं, तो इन्हीं वर्णों को तालव्य कहा जाता है। फिर है मूर्धन। तो ट ठ ड ढ ण, जिह्वा ने हमारे मूर्धा के भाग को स्पर्श किया है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य जनित व्यंजन कहा जाता है। फिर है हमारे दंत्य। दंत्य व्यंजन है त थ द ध न। अगर आप इनका उच्चारण करते हैं तो हमें उच्चारण स्थान से बारे में कोई समस्या नहीं रहेगी और आप इनका उच्चारण करने का प्रयास करेंगे और स्वयं ही इनके उच्चारण स्थान को पहचान पाएंगे। आइए इसको एक और तालिका के रूप में भी जानते हैं। उच्चारण स्थान कुल प्रकार के 9 प्रकार के होते हैं। इसको मैं एक सरल तालिका के रूप में आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। उच्चारण स्थान का सबसे प्रमुख और पहला
भाग है कंठ। तो शुरुआती सबसे हम पहले भाग की करते हैं कंठ से। फिर है दूसरा भाग उच्चारण स्थान का तालु। आप स्वयं इसको सीख सकते हैं, कंठ, फिर दूसरी जो है उच्चारण स्थान है इसका तालु। हमारे गले से वापस मुख तक आते आते जो स्थान आ रहे उन्हीं के अनुसार इनका क्रम भी रखा गया है। तीसरा है मूर्धा। जिह्वा जब कुछ वर्णों का उच्चारण करती है तो जिह्वा जो है हम मुख विवर के मूर्धा के भाग को स्पर्श करती है, यह है मूर्धा। फिर है चौथा भाग दांत, दंत। अब कुछ जिह्वा जो होती है कुछ व्यंजनों का कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय दांत को स्पर्श करके निकलती है, इसीलिए इन्हें दंती कहा जाता है। ये तो उच्चारण स्थान है और इन्हीं के आधार पर इन वर्णों के नाम भी रखे जाते हैं, दंत्य। फिर है ओष्ठ, अंतिम भाग मुख का ओष्ठ। फिर होता है, अब इसको आगे के कुछ भागों को नाम याद करने के लिए मैं आसान से आपको तरीका बता रही हूं। कंठ और तालु 1 और 2 क्रम से आए हैं। कंठ तालु इनका नाम रखा गया, कंठ तालु। कंठ तालु में दोनों को मिला के बनता है 3, 1 और 2 3। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो गया हमारा कंठ ओष्ठ। दूसरा भाग बना कंठोष्ठ। 12 + 3 15। इसको भी अब इंटू 3 करेंगे जब इस बार, तो ये बनेगा 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 45। तो 45 कहाँ है देखिए, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। तो इसका नामकरण हो गया दंतोष्ठ। और अंतिम भाग जो है हमारा उच्चारण स्थान का वो होता है नासिका। तो इस प्रकार आपने पाया कि संस्कृत जो है कितनी वैज्ञानिक भाषा है। वर्णन को जो क्रम से रखा गया है वो ऐसे नहीं रखा गया है हम जैसे बोलते हैं क ख ग ग। क्यों? क्योंकि कंठ हमारा सबसे पहले आता है, फिर च छ ज ज य क्योंकि तालु को स्पर्श होता है, फिर हमारी जिह्वा ऊपर मुड़ती है ट ठ ड ढ ण, तो ये है मूर्धा। फिर त थ द ध न क्योंकि दांत को स्पर्श करती है, फिर है प फ ब भ म क्योंकि ओष्ठ से जो है हमारे वर्ण उच्चारित हो रहे हैं। कंठ तालु ए ऐ, कंठोष्ठ ओ औ, दंतोष्ठ यानी यम गणनम, दंतोष्ठ व यानी व का उच्चारण केवल जो होता है दंतोष्ठ से होता है। यम गणनम जो है नासिका से, अनुस्वार के सभी वर्ण नासिका से जनित होते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम कंठों को के स्वरों को बांट लेते हैं। अ आ, कंठ ई उ जो है ओष्ठ से होता है ऊ। ए ऐ इस तरह से अब हम करेंगे कंठ के वर्णों को। क ख ग घ ड़। फिर है च छ ज झ ञ। फिर मूर्धा के वर्ण हो जाते हैं ट ठ ड ढ ण। ट ठ ड ढ ण। दंत्य वर्ण है प फ ब भ म। इस प्रकार से हमने व्यंजनों को अलग अलग उच्चारण स्थान वाले स्थानों पर विभाजित कर दिया। त थ द ध न, ये है उच्चारण होने वाले प फ ब भ म।
तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण है ए ऐ। ए ऐ के वर्ण है ओ औ। मूर्धा के स्वर है री, ह्रस्वरी और दीर्घ। और संस्कृत का एक और स्वर है ड्री, उसका उच्चारण होता है दंत से। अब हम बात करते हैं अंतस्थ और ऊष्म वर्णों को विभाजित करने की। य तालु का उच्चारण जो होता है, य का तालु से होता है। र री के सामीप्य है, इसलिए री का उच्चारण होता है मूर्धा से। य र ल, र का उच्चारण होगा अंतस्थ के र का मूर्धा से, और ल का दंत से। य र ल। व एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण होता है दंतोष्ठ से। ये एकमात्र वर्ण है जिसका उच्चारण दांत और होठ से होता है। ब, दांत और होठ दोनों मिलकर दंतोष्ठ से व का उच्चारण करते हैं। फिर है श श श ह, यानी ऊष्म व्यंजनों की बात। तो श का उच्चारण होता है तालु से। श मूर्धन्य शकार जो है, इसका उच्चारण होता है मुख विवर के मूर्धा भाग से। स, ये स जो है, ये स दांत से उच्चारण किया जाता है। ह वर्ण का उच्चारण होता है कंठ से। ह नासिका से होता है। सारे ही जो पंचम वर्ण है, न्य म ग ण, न और म, न्य म ग ण न और म, ये पांचों ही जो है वर्ण जिन्हें अनुस्वार कहा जाता है, इनका उच्चारण नासिका से किया जाता है। इस प्रकार आज के इस भाग के साथ हमने वर्णों के उच्चारण स्थान को जाना। आप इस तालिका से की सहायता से आसानी से उच्चारण स्थान को जान सकते हैं। धन्यवाद।